हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूर्णिमा सिंह। आप सभी का स्वागत करती हूँ कॉमर्स एट ईस्ट क्लासेस में। सो गाइस, एज यू नो, हमारी चल रही है 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज़ और उसका आज है डे 3। तो हम यहाँ पर वही सारे एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो विद एक्सप्लेनेशन ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हम करेंगे। इससे क्या होगा, जितने भी आपने टॉपिक पढ़े हैं अभी तक उन सब की रिवीजन हो जाएगी और बाकी सारे जो आपको अच्छे से क्लियर नहीं है वो सब भी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह हो जाती है क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल। सो चलते हैं, पढ़ेंगे और करेंगे अपने टारगेट को अचीव। सो वो फर्स्ट क्वेश्चन इज द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई मेजर्स द। तो हमने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है। मैंने बहुत अच्छे से आपको इसका एक एक फार्मूला बताया है, कैसे आया, किस तरीके से इसकी डेरिवेशन हुई। तो आप सभी को, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, उन सबको अच्छे से पता होगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का क्या फार्मूला है और इसकी क्या डेफिनेशन है जो एग्ज़ाम में पूछी जाएगी और किस तरीके से उसे एक्सप्लेन करना है, वो सब मैंने आपको बता रखा है वहाँ पर। तो जाके क्लास ले लीजिएगा अगर अभी तक आपने क्लास नहीं ली है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ओके, तो जल्दी से देख लेते हैं इसका ऑप्शन। चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंजेस इन इनकम, चेंजेस इन इनकम ड्यू टू चेंजेस इन इन्वेस्टमेंट, रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन इन्वेस्टमेंट। तो देखिए चारों ऑप्शन को अच्छे से। अब बताइए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम मेजर करते हैं। सो वीडियो को पॉज कीजिए और देन अपना आंसर दीजिए। फिर मैं आपको विद एक्सप्लेनेशन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को क्लियर करती हूँ इन शॉर्ट। सो आंसर की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंजेस इन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर देखिए कई सारे बच्चे ये गलती कर देंगे कि वो ऑप्शन ए जैसे ही देखेंगे वो उसको करेक्ट कर देंगे, क्योंकि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट और इनकम दोनों दी जा रही है। ठीक है, बट चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंजेस इन इनकम नहीं होता है, चेंजेस इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ओके, तो इसमें बहुत ज़्यादा फर्क हो जाता है। तो इन्वेस्टमेंट के चेंज होने की वजह से इनकम में चेंज आ रहा है। क्लियर? सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर रेफर्स टू इंक्रीज इन एग्रीगेट इनकम ऑफ द इकोनॉमी एज अ रिजल्ट इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट डन बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब ही ये है जब एग्रीगेट इनकम जो होती है हमारी वो राइज करती है। ठीक है, किसकी वजह से? इन्वेस्टमेंट की वजह से। जब जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने की वजह से हमारा जो इनकम होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो अभी हमने समझा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है, अब उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इसके साथ आपका दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के, कि उसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है, उसके मेजर्स क्या हैं, देन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है उसे समझ लेते हैं। सो देखिए ऑप्शन, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का क्या तरीका है। जैसे अब फॉर्मूला पूछ लिया गया आपसे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, तो आपको फॉर्मूला अगर पता है तो आप पहले ही उसको एक साइड में लिख कर देख लीजिए कि फॉर्मूला क्या है। ठीक है, उसके बाद जाके आप ऑप्शंस की तरफ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जितना आप ऑप्शन पे ध्यान देंगे उतना ज़्यादा आप और कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। आपको लगेगा शायद सी भी हो सकता है, शायद बी भी हो सकता है, शायद ए भी हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से आप पहले ही साइड में अपना फॉर्मूला लिख लीजिए जो आपको लगता है, देन आप सारे जितने भी ऑप्शंस हैं उनको देखिए और अपने करेक्ट ऑप्शन को टिक कीजिए। ओके, सो हम चलते हैं इसके आंसर की तरफ। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 1/1 माइनस MPC। सो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का यही फॉर्मूला है, ऑप्शन नंबर ए, 1/1 माइनस MPC। ठीक है, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये है हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला। क्लियर? अब देखिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम अपॉन में चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अभी हमने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के मेजर्स देखे थे, तो इनकम में जो चेंज आ रहा है और जो इन्वेस्टमेंट में चेंज आ रहा है उसको हम कंसिडर करते हैं, राइट? किसमें? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में। तो चेंज इन इनकम डिवाइड में चेंज इन इन्वेस्टमेंट आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है।
अब वहीं फॉर्मूले की बात करें तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई 1/1 माइनस MPC होता है, एंड वी ऑल्सो नो दैट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1/MPS। सो 1 माइनस MPC जो होता है वो इक्वल होता है MPS के। सो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1/1 माइनस MPC, ठीक है, या फिर 1/MPS, ठीक है। तो दोनों ही हमारे जो हैं वो करेक्ट हैं, ओके, क्योंकि 1 माइनस MPC इज इक्वल्स टू MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। क्लियर? तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बता दिया। हमने यहाँ पर पीछे ही उसके मेजर्स भी देख लेते हैं, इनकम और इन्वेस्टमेंट, और तीनों उसके फॉर्मूले भी यहाँ पर समझ लिए हैं, ठीक है। सो आई होप आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से रिलेटेड कोई भी अब डाउट नहीं रहा होगा। इसलिए अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और उससे सीखते हैं हमें उससे क्या सीखने को मिलेगा, ठीक है। सो अगेन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है बजट डेफिसिट के लिए। अ बजट डेफिसिट अकर्स व्हेन, कब बजट डेफिसिट होता है बताइए? गवर्नमेंट स्पेंड करती है गवर्नमेंट रेवेन्यू से ज़्यादा, या गवर्नमेंट स्पेंड करती है इक्वल टू गवर्नमेंट रेवेन्यू, या गवर्नमेंट रेवेन्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। स्पेंडिंग मतलब एक्सपेंडिचर है, या बोथ A एंड B, यानी कि गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है ज़्यादा गवर्नमेंट रेवेन्यू से, या गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है गवर्नमेंट रेवेन्यू के इक्वल। तो बताइए बजट डेफिसिट की सिचुएशन कब होती है? आप सभी को मैंने कराया था डेफिसिट कब होगा, सरप्लस कब होगा। तो आई होप जिन्होंने भी मेरी क्लासेस अच्छे से ध्यान से पढ़ी हैं, समझी हैं, उन्हें पता होगा कि डेफिसिट कब हो रहा है और कब गवर्नमेंट को सरप्लस हो रहा है। सो हम चलते हैं आंसर की तरफ। ऑप्शन ए इज करेक्ट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक्सीड्स गवर्नमेंट रेवेन्यू, यानी कि जितना भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो क्या है, वो हमारा ज़्यादा है एज कंपेयर टू रेवेन्यू, ठीक है। तो रेवेन्यू क्या है, हमारी इनकम है, एक्सपेंडिचर हमारे खर्चे हैं। तो खर्चे ज़्यादा हैं हमारी इनकम से, यानी सरकार की इनकम से उसके खर्चे ज़्यादा हैं। तो वो सिचुएशन क्या बोलेंगे, उस सिचुएशन को हम बोलेंगे बजट डेफिसिट, क्योंकि हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। तो बजट डेफिसिट की सिचुएशन भी तभी होगी जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा है एज कंपेयर टू रेवेन्यू, ठीक है। क्लियर? एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं फिर भी एक बार। अ बजट डेफिसिट अकर्स, यानी डेफिनेशन है पूरी बजट डेफिसिट की, व्हेन अ गवर्नमेंट स्पेंड मोर इन अ गिवन ईयर, सरकार जो होते हैं वो ज़्यादा खर्चा कर देती है, देन इट कलेक्ट्स इन रेवेन्यू सच एज टैक्सेस, ठीक है। अपनी जितने भी प्रॉफिट्स हैं उससे ज़्यादा तो स्पेंड कर देती है। प्रॉफिट्स कैसे हो रहे हैं कि कहाँ से उसकी इनकम जनरेट हो रही है गवर्नमेंट की, टैक्सेस के थ्रू हो रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट की जो टैक्सेस से इनकम हुई है वो कम है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, ठीक है। खर्चे ज़्यादा और कमाई कम, तो वो सिचुएशन हमारी बजट डेफिसिट कहलाती है। सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं। गवर्नमेंट ने 10 बिलियन का रेवेन्यू कलेक्ट किया, ठीक है, और गवर्नमेंट के खर्चे हो गए 12 बिलियन के, यानी 10 बिलियन उसने पैसा कमाया और 12 बिलियन उसने खर्चा कर दिया। तो सरकार 2 बिलियन के डेफिसिट में चली गई, 2 बिलियन का उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। क्लियर? 12 बिलियन का खर्चा कर दिया, 10 बिलियन कमाए, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रेवेन्यू से, समझ आ रहा है? तो कितने का डेफिसिट हुआ, डेफिसिट हुआ में 2 का। जब माइनस करेंगे एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू में से तो हमारा डेफिसिट निकल कर आ जाएगा। क्लियर? मैंने बिल्कुल ही बच्चों की तरह समझाया आपको, तो जिन्हें नहीं भी आया होगा उन्हें भी समझ आ गया होगा आई थिंक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बजट डेफिसिट आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट इन एन इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। अगेन गवर्नमेंट के रेवेन्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है हमारे पास कि कौन सा सोर्स है जिसकी वजह से रेवेन्यू जनरेट होता है गवर्नमेंट का इन एन इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। ये भी ध्यान से पढ़िएगा, कौन से टैक्स सिस्टम का पूछ रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम का। तो देखिए इनडायरेक्ट टैक्स इनमें से कौन सा है, इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स है या प्रॉपर्टी टैक्स है। तो उनमें से पता करिए कि कौन सा है जो सोर्स है गवर्नमेंट की रेवेन्यू का, गवर्नमेंट किससे सबसे ज़्यादा इनकम जनरेट करती है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर बताइए। अब हम चलते हैं आंसर की तरफ। सो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, वैल्यू एडेड टैक्स।
क्यों है देखते हैं। सो वैल्यू एडिड टैक्स जो है वो हमारा मेन सोर्स है रेवेन्यू जनरेट करने का गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम के थ्रू। तो सबसे पहली बात ये सुन लीजिए, जो इनडायरेक्ट टैक्स है हमारा, उसका मेन सोर्स जो है इनकम जनरेट करने का, रेवेन्यू जनरेट करने का, वो अब है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट की इनकम होती है वो कहाँ से होती है? जीएसटी से। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है। मैंने पूरा अच्छे से इसको समझा रखा है जीएसटी को। आप चाहें तो चैनल पर जाकर जीएसटी एंड डीमोनेटाइजेशन वाली वीडियो देख सकते हैं, आपको बहुत ही आराम से समझ आ जाएगा जीएसटी कौन सा टैक्स है, क्या है, सब कुछ समझ आ जाएगा उसमें। ठीक है, और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर कर दूंगी डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी के टॉपिक का। तो सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट की इनकम होती है वो किससे होती है? जीएसटी से होती है। और बाकी के इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन से हैं? कस्टम ड्यूटी, एक्साइज टैक्स एंड वैल्यू एडिड टैक्स। ठीक है, तो ये सारे भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं हमारे, बट यहाँ पर जीएसटी का ऑप्शन नहीं दे रखा था। इनकम टैक्स हमारा डायरेक्ट टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स हमारा डायरेक्ट टैक्स है, बस वैल्यू एडिड टैक्स यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, बाकी प्रॉपर्टी टैक्स भी हमारा डायरेक्ट टैक्स है। ओके, तो एक ही ऑप्शन है जो इनडायरेक्ट टैक्स का है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। और अगर यहाँ पर जीएसटी भी दे रखा होता तो आप जीएसटी पे टिक करते, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा शेयर है वो जीएसटी का है रेवेन्यू जनरेट करने में गवर्नमेंट के। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो यहाँ आपसे पूछ रहे हैं जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या है। तो जीडीपी डिफ्लेटर अगर आपने पढ़ा है तो आपको उसका फॉर्मूला भी पता होगा। तो जल्दी से इसका ऑप्शन देखिए और एक काम कीजिएगा, जितने भी मैं आपको 10 क्वेश्चंस करा रही हूँ, आप साइड बाय साइड उसका आप अपना स्कोर लिख ले करें, ताकि आप कंपेयर कर पाएँ कि आपके कितने स्कोर बन रहे हैं 10 क्वेश्चंस में से। फिर कमेंट में बताया करें कि आपने कितना स्कोर किया। ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले आपकी प्रिपरेशंस कैसी चल रही हैं। तो आप वहाँ पर स्कोर शेयर किया करें कमेंट्स में। सो अब तक इसका आंसर आ गया होगा, हम चलते हैं आंसर की तरफ। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। जीडीपी डिफ्लेटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नॉमिनल इनकम अपॉन में रियल इनकम। ठीक है, जो भी हमारी नॉमिनल इनकम होगी उसके अपॉन में रियल इनकम इंटू में 100, ये हमारा जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है इसका फॉर्मूला क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आपसे गारंटेड पूछा जा सकता है, क्योंकि जितने भी मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे हैं तो मैंने यही देखा है कि क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव मेथड, मनी सप्लाई, इनसे रिलेटेड आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वांटिटेटिव मैथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। तो हमने 2 मेथड पढ़े थे क्रेडिट कंट्रोल के, एक था क्वालिटेटिव, एक था क्वांटिटेटिव मेथड। तो इनमें से कौन सा है जो कि नॉट नहीं है क्वांटिटेटिव मेथड, यानी कि वो क्वालिटेटिव होगा जब वो क्वांटिटेटिव नहीं है। तो कौन सा है जो क्वालिटेटिव है, वो बाहर आ जाएगा। तो अगर आपको डिफरेंस पता होगा क्वांटिटेटिव मेथड में कौन से आते हैं और क्वालिटेटिव मेथड में कौन से, तो आंसर आपको मिल गया होगा। सो आंसर की तरफ चलते हैं और इसको विद एक्सप्लेनेशन समझते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिर्फ ऑप्शन बी ही है जो क्वांटिटेटिव मेथड में नहीं आता है, क्योंकि ये किस में आता है? ये आता है हमारा क्वालिटेटिव मेथड में। क्लियर है, और बाकी सारे जो हैं वो हमारे किसके हैं? वो क्वांटिटेटिव मेथड है। ठीक है, बैंक रेट पॉलिसी है, रिजर्व रेशियो है, या ओपन मार्केट ऑपरेशन है, OMO। तो देखिए यहाँ पर मैंने कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय सेंट्रल बैंक के सारे इंस्ट्रूमेंट्स दे रखे हैं, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। इन 2 के बारे में ही आपको बता रही थी मैं, क्वांटिटेटिव होते हैं, क्वालिटेटिव होते हैं। क्वांटिटेटिव में हमारा बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैचुटरी लिक्विड रेशियो, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सारे आते हैं हमारे क्वांटिटेटिव में। देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन आ रखा है, रिजर्व रेशियो, ये रहा रिजर्व रेशियो, एंड बैंक रेट पॉलिसी। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्वांटिटेटिव के थे। बस मार्जिन रिक्वायरमेंट जो था वो हमारा क्वालिटेटिव का था। ठीक है, तो क्वालिटेटिव में मार्जिन रिक्वायरमेंट, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट एंड मॉरल सुएशन, ये आते हैं हमारे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में। तो अगर आपको ये अच्छे से समझना है तो आप मनी एंड बैंकिंग के मेरे लेक्चर्स हैं उनमें से अच्छे से कर सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। वहाँ पर हमने इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके भी समझ रखा है कि बैंक रेट इंक्रीज़ होगा तब क्या होगा, या डिक्रीज़ होगा तब क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सेस डिमांड लीड्स टू। एक्सेस डिमांड से क्या होता है? इन्फ्लेशनरी गैप होता है, या प्राइस में राइज हो जाता है,
या एम्प्लॉयमेंट लेवल राइज हो जाता है, या बोथ ए एंड बी, यानी इन्फ्लेशनरी गैप और राइज इन प्राइस दोनों होता है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। सो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। सो एक्सेस डिमांड लीड्स टू इन्फ्लेशनरी गैप। जब डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक्सेस हो जाती है, तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाती है, ठीक है। तो इन्फ्लेशनरी गैप तब एक्सेस डिमांड की वजह से होता है, और वहीं प्राइस भी जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो इन्फ्लेशन और राइज इन प्राइस जो होता है वो हमारा एक्सेस डिमांड की वजह से होता है, इन्फ्लेशन और प्राइस में राइज। क्योंकि जब डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा डिमांड कर रही है पब्लिक किसी भी प्रोडक्ट की, तो तब प्रोड्यूसर क्या करता है, प्राइस इंक्रीज कर देता है कि भाई मेरी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो मेरी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस बढ़ा देता हूँ, तब भी लोग खरीदेंगे। तो प्राइस इंक्रीज हो जाता है और इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाती है, महंगाई आ जाती है, और उस महंगाई को फिर आम लोगों को फेस करना पड़ता है। क्लियर? तो एक्सेस डिमांड आपको समझ आ गई होगी। ये मैंने उसका पूरा एक्सेस डिमांड का डेफिनेशन, कंक्लूजन आपको दे रखा है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है एग्जाम्पल देके। अगेन मनी एंड बैंकिंग से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपसे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं ये, तो इसलिए इसको छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना, ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से करके ही जाना, ठीक है। सो रेपो रेट इज़ द रेट एट विच, रेपो रेट कौन सी रेट होती है, क्या होता है रेपो रेट? तो मैंने आपको बताया था कि मैंने मनी एंड बैंकिंग में रेपो रेट, बैंक रेट ये सब करा रखा है, तो आप वो लेक्चर करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी हो जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से ऑप्शन पढ़िए इसके और आंसर दीजिए। एक बार मैं पढ़ देती हूँ आप सबके लिए। कमर्शियल बैंक परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम सेंट्रल बैंक। क्या रेपो रेट वो रेट होती है जिसमें कमर्शियल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करता है सेंट्रल बैंक से? या ऑप्शन बी, कमर्शियल बैंक कैन टेक लोन्स फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक लोन लेता है सेंट्रल बैंक से? या ऑप्शन सी, कमर्शियल बैंक कैन कीप देयर डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक? या ऑप्शन डी, शॉर्ट टर्म लोन्स आर गिवन बाय कमर्शियल बैंक्स? सो वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से आंसर दीजिए, हम चलते हैं आंसर की तरफ। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, रेपो रेट इज रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स कैन टेक लोन्स फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। तो रेपो रेट वो रेट होती है जिसमें कमर्शियल बैंक क्या करता है, लोन लेता है, किससे? सेंट्रल बैंक से लेता है, यानी कि हमारे आरबीआई से लोन लेते हैं। कौन? कमर्शियल बैंक्स। क्लियर है? तो एक्सप्लेनेशन देखिए। सो रेपो रेट इज द रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लैंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक। तो रेपो रेट वो रेट है जिसमें आरबीआई जो होती है वो मनी लैंड करती है कमर्शियल बैंक्स को, ठीक है। तो जिस रेट में आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड कर रही है वो रेपो रेट हुई, ठीक है। और जितनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको भी अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी। क्लियर है? तो रेपो रेट समझ आ गया होगा कि वो एक पर्टिकुलर रेट है जिससे सेंट्रल बैंक जो होता है वो कमर्शियल बैंक को लोन देता है उस रेट में, ठीक है। वही बोल रहा पर कमर्शियल बैंक कैन टेक लोन्स फ्रॉम सेंट्रल बैंक, या कमर्शियल बैंक ले रहा है सेंट्रल बैंक से लोन, या सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है, दोनों एक ही बात है, पर जिस रेट में दे रहा है वो रेट हमारी रेपो रेट है। क्लियर? तो अगर करंट टॉपिक में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि रेपो रेट करंट टॉपिक की, करंट ईयर की क्या है, तो वो 6.50% है। द करंट रेपो रेट इन 2023 इज 6.50%। तो किस रेट में आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड कर रहा था? 6.50% में। क्लियर? तो हाथ के हाथ आपको ये डेटा भी पता चल गया रेपो रेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक मैचिंग का क्वेश्चन लेकर आई हूँ जिससे आपकी 5 जो टॉपिक्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। डिमांड डिपॉजिट, सेंट्रल बैंक, मनी मल्टीप्लायर, रेपो रेट, सीआरआर। तो डिमांड डिपॉजिट और सेंट्रल बैंक हमने लास्ट एमसीक्यू सीरीज में किया था जो डे 2 की थी, और मनी मल्टीप्लायर अभी हम समझ लेंगे, हमने आज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर किया है, और रेपो रेट अभी अभी हमने की है, और सीआरआर हमें पता है, वो भी मैंने अभी थोड़ा सा आपको समझाया था, कैश रिजर्व रेशियो, जो मनी सप्लाई के हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजर समझे थे, ठीक है। तो अब जल्दी से इन्हें देखिए और मैच कीजिए कॉलम 1 को कॉलम 2 से। सो बिना देर करे हम चलते हैं करेक्ट ऑप्शन की तरफ। सो ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए दिया है क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है डेफिनेटली,
तो चाहे मैचिंग के तौर पे ना पूछें, इंडिविजुअली हर पॉइंट को आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बट मैक्सिमम चांसेस है कि इस टाइप के मैचिंग के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाए। सो देखिए, ऑप्शन ए डिमांड डिपॉजिट मैच हुआ है ऑप्शन 4 से 1/CRR इंटू में जितना भी कैश रिजर्व्स हैं, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, जो बैंक में हम पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं कमर्शियल बैंक्स में, ठीक है, तो उसमें कैश रिजर्व रेशियो और कैश कितना रिजर्व किया है, तो उसे ध्यान में रख के ऑप्शन ए जो है वो 4 से मैच हो जाएगा, ठीक है। एंड ऑप्शन बी सेंट्रल बैंक, जब हमने बैंकिंग वाला चैप्टर किया था वहाँ पर समझा था सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक्स में डिफरेंस। तो सेंट्रल बैंक हमारा एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री है, ठीक है। सबसे बड़ा बैंक हमारा कौन है, सेंट्रल बैंक RBI, ओके। सो ऑप्शन बी हमारा मैच होगा कॉलम नंबर 2 के 5th से, एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री। सी मनी मल्टीप्लायर, हमने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आज किया, तो मनी मल्टीप्लायर भी अभी समझ लीजिए 1/CRR। CRR क्या है, कैश रिजर्व रेशियो। तो जब मनी मल्टीप्लायर निकालना होता है तो 1/CRR होता है। और भी अदर फॉर्मूले हैं मनी मल्टीप्लायर के, वो मैंने वहीं मनी बैंकिंग में सारे फॉर्मूले आपको समझा रखे हैं, करवा रखे हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज रेपो रेट। रेपो रेट मैच होगा हमारा रीपर्चेज रेट से। जब लोन वोन कमर्शियल बैंक ले रहा है RBI से, तो वो एक रीपर्चेज रेट हो गई, क्योंकि मैंने आपको बताया ना जो सिक्योरिटीज़ वगैरह होती हैं, देखिए अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। सो रेपो रेट रीपर्चेज रेट से मैच होगा। और लास्ट वन इज कैश रिजर्व रेशियो, वो मैच होगा फिक्स्ड बाय द RBI। कैश रिजर्व रेशियो कौन फिक्स करता है, RBI फिक्स करता है, ठीक है। क्लियर। तो सारे जितने भी टॉपिक्स हैं ये पांचों, उनको अच्छे से आप क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अगर इन सभी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो उस टॉपिक को हम ब्रीफली क्लियर कर लेंगे बाद में, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसफर पेमेंट्स। तो जब हमने नेशनल इनकम का चैप्टर किया था वहाँ पर समझा था ट्रांसफर पेमेंट्स एंड नॉन ट्रांसफर पेमेंट्स, ठीक है। तो अब ऑप्शन देखिए, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट, रिटायरमेंट पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, डोनेशन। तो इनमें से कौन सा है जो कि ट्रांसफर पेमेंट का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये बताना है हमको। तो वीडियो पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, रिटायरमेंट पेंशन इज नॉट अ ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट वो पेमेंट्स होती है जो कि बिना किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के करे हमें मिला है, लाइक गिफ्ट्स। जितने भी गिफ्ट्स होते हैं उसके लिए हमें कोई एक्टिविटी तो नहीं करनी पड़ती, वो हमारे को नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी के तौर पर मिलती है, ठीक है। बट जो रिटायरमेंट पेंशन है वो हमें किसी ना किसी एक्टिविटी के करने के बाद मिली है ना, कि हमने जॉब की, ठीक है, उसके बाद हमारे को पेंशन मिली। तो पेंशन क्यों मिली, क्योंकि हमने ये प्रोडक्टिव काम किया है। बट जो बाकी के काम हैं उन पे ध्यान दीजिए, बाकी के ऑप्शंस पे। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट, इंटरेस्ट मिल रहा है तो नॉन प्रोडक्टिव है। ओल्ड एज पेंशन मिल रही है तो पेंशन भी नॉन प्रोडक्टिव है। डोनेशन मिल रहा है वो भी नॉन प्रोडक्टिव है, ठीक है। बट जो रिटायरमेंट पेंशन है वो हमारा प्रोडक्टिव है, क्योंकि उसके लिए हमने पहले काम किया है, इस वजह से हमें पेंशन मिल रही है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखी है आपको। ट्रांसफर पेमेंट आर डिफाइंड एज पेमेंट दैट आर मेड विद नो गुड्स और सर्विसेज बीइंग अवेल्ड और ऑफर्ड इन रिटर्न मेकिंग दैम यूनिडायरेक्शनल। तो ये यूनिडायरेक्शनल होता है कि एक ही तरफ से मिल रहा है। गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स आर डिफाइंड एज बेनिफिट इन काइंड, दया भाव में गवर्नमेंट ने जो भी सब्सिडीज प्रोवाइड कर रहा है या पेंशन्स दे रही है वो क्या है, ट्रांसफर पेमेंट्स है हमारी। और मनी ट्रांसफ़र द गवर्नमेंट मेक्स टू पीपल, या जो भी मनी ट्रांसफ़र कर रही है गवर्नमेंट, लोगों को सब्सिडीज़ में दे रही है या जितनी पॉलिसीज़ वगैरह बना रखे हैं उसके थ्रू दे रही हैं, ठीक है, वो सारी हमारी ट्रांसफ़र पेमेंट्स होती हैं। क्लियर। तो आई होप आपको ट्रांसफ़र पेमेंट एंड नॉन ट्रांसफ़र पेमेंट्स भी क्लियर हो गया होगा, प्रोडक्टिव एंड नॉन प्रोडक्टिव। और जितने भी आज हमने MCQs किए हैं उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, आई होप सो। और आज की क्लास में आप सभी ने बहुत कुछ सीखा भी होगा। और इसी के साथ हमारे MCQ की सीरीज़ के टोटल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारे डे 4 में 10 मैक्रो इकोनॉमिक्स MCQs की क्लास होगी, तो प्लीज़ वो भी ज़रूर देखिएगा।
ताकि जो हमारे 20 MCQs आने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के और मैक्रो इकोनॉमिक्स के, वो हम इजीली टैकल कर सकें। ओके, तो इसी तरह पढ़ेंगे और करेंगे अपने टारगेट को अचीव। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। ओके, सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।